नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज है 27 मई 2022 और राजस्थान समसामयिकी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं राजस्थान समसामयिकी के 7 प्रश्नों की और होगा उनका पूरा एनालिसिस। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अपना उत्कर्ष क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल वो टेक्निकल कारणों की वजह से शो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए और इसको कंटिन्यू जारी रखने के लिए अपनी जो कक्षा है अब वो उत्कर्ष क्लासेस के फेसबुक पेज पे है। कल भी फेसबुक पेज पे थी, आज भी अपने फेसबुक पेज पे है और मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी एकदम कंटिन्यू चल रही होगी और जैसा आप लोगों को यूट्यूब पे फील कर रहे होते वैसा का वैसा यहाँ पे फील कर रहे होंगे। बस तैयारी रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये समय बहुत क्रिटिकल आ गया, ये वो दौर आ गया जहाँ पर बहुत सारे एग्जाम है। आने वाले समय के अंदर सेकंड ग्रेड की एग्जाम आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम आ रही है, पीटीआई की बात करें वो एग्जाम आ रही है, लैब असिस्टेंट की बात करें, वीडियो मेंस की बात करें, मतलब बहुत सारे एग्जाम है जो 2022 में कंडक्ट होने वाली हैं। और वो एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं है, आप लोगों के सपने हैं, अरमान है, ख्वाब है जो आपने इतने लंबे समय से देखे थे और उनको पूरा करके तो अब दिखाना है। तो बस तैयारी छूटनी नहीं चाहिए। करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले आज की मोटिवेशनल लाइन, बिना शिक्षा ग्रहण किए आप सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि सफलता का रास्ता शिक्षा से होकर के गुजरता है। ये पक्की बात है कि बिना शिक्षा के आप सफलता पा नहीं सकते, क्योंकि सफलता का रास्ता शिक्षा से होकर के गुजरता है। और जितनी अच्छी तैयारी होगी, जितनी बेहतर तैयारी होगी, उतना ही रिजल्ट अच्छा होगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत करनी पड़ेगी, शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, हौसलों को बुलंद रखना पड़ेगा और बस बढ़ते चलो अपने इस कर्म पथ के ऊपर, सफलता तो मिल ही जाएगी। आ जाओ अब आज की सुर्खियां। हिंदी की लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि को मिला बुकर पुरस्कार। कहां से संबंध आता है गीतांजलि का? कौन सा इनका इस उपन्यास था जिसका इंग्लिश वर्जन करके और उन्हें मिला है ये अवार्ड? तो पूरी कहानी जो है ना, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है राजीविका की महिलाओं के जैविक उत्पादों का होगा प्रमाणीकरण। ये राजीविका के द्वारा समय समय पर नए नए नवाचार, नए नए कदम उठाए जा रहे हैं और जो कि राजस्थान के लिए एक है बेहतर संकेत। और राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो महिलाएं काम कर रहे हैं, जो स्वयं सहायता समूह, उनके लिए एक बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। उसके बाद है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय औसत से आगे रहा राजस्थान। राष्ट्रीय नेशनल अचीवमेंट सर्वे जारी किए गए केंद्रीय शिक्षा विभाग के द्वारा और क्या रही है पूरी रिपोर्ट, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है प्रदेश का एकमात्र राजकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज, प्रदेश का एकमात्र फिजियोथेरेपी कॉलेज की बात करें जो अब बंद होने की कगार पर है। ये कहें कि सरकार की उपेक्षाओं का हुआ शिकार। तो क्या है पूरी कहानी, ये भी हम लोग पढ़ेंगे भाई। उसके बाद आता है भारतीय सेना की पहली महिला कैप्टन अभिलाषा बराक बनी लड़ाकू विमान पायलट। तो कौन सा लड़ाकू विमान का उड़ाएगी और किस सेना के अंदर इनको कमीशन मिला है, और हम बात करें तो कहां से इनका संबंध आता है, ये सब बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट द्वारा यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता। भारत के अंदर जो सेक्स वर्क होता है, यौन कार्य जो होता है, अब उसे पेशे के रूप में मान्यता दे दी गई है। और एनएचआरएम, राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है, इसके द्वारा तो बहुत पहले जो सेक्स वर्कर थे उनको दे दी गई थी अनौपचारिक श्रमिकों की मंजूरी। तो क्या है पूरी कहानी, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है बंसी पहाड़पुर के 12 मनसा पत्र धारकों को एनवायरमेंट क्लियरेंस वैध खनन होगा शुरू। तो क्यों चर्चा में बंसी पहाड़पुर, कहां से पूरी बातें आई है, सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है ये थी अपनी सुर्खियां और मेरे भाई अब हर सुर्खी का होने वाला है हर एक एनालिसिस। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन यहां से बात करें कि पहली बार किसकी बात कर रहे हैं भाई, कि पहली बार हिंदी भाषा के किस उपन्यास को विश्व का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला? तो किसको मिला भाई? तो याद रखना ये मिला रेत समाधि को। किसको मिला है? रेत समाधि की बात यहाँ पर की जाती है। अब कहानी क्या होती है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि अपने यहाँ पर एक लेखिका, अपने यहाँ पर एक
उपन्यास है, अपने यहाँ पर एक उपन्यास आता है भाई, और इस उपन्यास की बात करें इसका नाम आता है रेत समाधि। क्या? इस उपन्यास का नाम है रेत समाधि। ये जो उपन्यास है रेत समाधि, यदि इसके लेखिका की बात करें, इसकी लेखिका जो नाम आता है वो आता है गीतांजलि श्री। उनका नाम क्या है? गीतांजलि श्री की बात की जाती है। और गीतांजलि श्री का संबंध की बात करें तो इनका संबंध मैनपुरी यूपी से आता है। इनका संबंध कहां से आता है? मैनपुरी यूपी से आता है। वर्तमान में तो क्या दिल्ली रहते हैं, लेकिन यदि हम बात करें इनका संबंध जो है ना वो मैनपुरी यूपी से आता है। गीतांजलि श्री की बात करें, अब इस गीतांजलि श्री की बात करें, इन्होंने उपन्यास लिखा था रेत समाधि। अब ये जो रेत समाधि है, इस रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। क्या? इसका भाई किया गया अंग्रेजी अनुवाद। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया, इसका नाम था, इसका नाम क्या था भाई? टॉम्ब ऑफ सैंड। इसको क्या कहा गया नाम? इसका नाम था टॉम्ब ऑफ सैंड की बात करें, इसका नाम था टॉम्ब ऑफ सैंड। और ये जो अंग्रेजी अनुवाद करने वाले जो राइटर हैं, ये राइटर की बात करें, अंग्रेजी अनुवाद जो किया था, ये राइटर कौन आ जाते? तो इनका नाम आ जाता है डेजी। इनका नाम क्या था? डेजी नोवेल की बात करें, क्या नाम आता है? डेजी की बात करें। देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा, नाम आता है डेजी। किसकी बात करें? यहाँ पर आता है डेजी। किसकी बात करें भाई? डेजी रॉकवेल। किसकी बात करते हैं? डेजी जो रॉकवेल है, उनका नाम आता है डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल की बात करें, इन्होंने क्या किया? इसकी राइटर बन जाते हैं। और अब ये जो टॉम्ब ऑफ सैंड है, ये क्या? टॉम्ब ऑफ सैंड की बात करें, इसे ये अवार्ड दिया गया। और इसे अवार्ड कौन सा दिया गया? तो इसे अवार्ड दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इनको अवार्ड कौन सा दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की बात करें। ये यहाँ पर कहानी आती है। एक चीज और याद रखना, ये नाम याद रखना, गीतांजलि की बात करें, किसकी बात करें? गीतांजलि श्री की बात करें। ये पहली भारतीय महिला बनी है। क्या? ये पहली भारतीय महिला बनी है भाई, पहली भारतीय महिला बनी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहले तो याद रखना, पूछा जाए कि रेत समाधि उपन्यास किसका है? गीतांजलि श्री। इनका संबंध जो आता है, इनका संबंध आता है मैनपुरी यूपी से। और इस रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड की बात करें डेजी रॉकवेल ने किया, और इसी को ये अवार्ड दिया गया है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो रेत समाधि बड़ा चर्चा में है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाली हर एग्जाम के लिए। क्या? आने वाली हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हो जाए स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं, चलें भाई आगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला अपना यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राज्य के किस संस्था के द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था के बीच MOU है? तो राजस्थान के अंदर एक संस्था भाई, उस संस्था के द्वारा जैविक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। जैविक जो उत्पाद है उनको तैयार किया जाता है। और अब वो जो जैविक उत्पाद हैं वो मानव जो है उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है कि नहीं है, इस सब के प्रमाणीकरण के लिए राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण जो संस्था है उसके बीच में हुआ है MOU। क्या? उसके बीच में MOU हुआ है। तो ये किसकी बात आती है? ये आ जाती है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जयपुर की बात की जाती है। अब देखो अपने यहाँ पर एक संस्था आती है जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण। किसकी बात करें भाई? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जो आता है, विकास परिषद की बात करें, ये जो है इसकी बात करें, जिसके ब्रांड एम्बेसडर जो आते हैं, ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, उनका नाम आ जाता है रूमा देवी जी। उनका नाम क्या है? रूमा देवी जी की यहाँ पर बात की जाती है। इसके अलावा ये जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन की बात करें, एक यहाँ से याद रखना कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी। क्या? इसकी स्थापना की बात करें तो 27/10/2011, 27/10/2011 को क्या हो गई थी इसकी स्थापना। अब ये जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, इसके द्वारा जैविक उत्पाद, इसके द्वारा जैविक जो उत्पाद है इनका उत्पादन किया जाता है। किसका? जैविक जो उत्पाद है इनका उत्पादन किया जाता है। और इस जैविक उत्पादों के
प्रमाणीकरण की बात करें, अब उनको प्रमाणीकरण करना है, क्योंकि जब तक हम उनको प्रमाणीकरण नहीं करेंगे तब तक वो मार्केट में नहीं आएंगे। मार्केट में आएंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि भाई ये अब अकॉर्डिंग टू हेल्थ लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं, उस सब चीज़ों की बात यहाँ पर की जाती है। तो इनके प्रमाणीकरण की बात करें, इसके लिए अभी हाल ही में क्या हुआ है, MOU हुआ है। क्या MOU हुआ है, और किसके बीच हुआ है भाई, तो याद रखना ये हुआ है एक तो राजस्थान राज्य, इसकी बात करें राजस्थान राज्य बीज एवं, किसकी बात करें राजस्थान राज्य बीज व किसकी बात आती है, एक जैविक प्रमाणीकरण संस्था एक आ जाती है अपने राजस्थान में, जैविक प्रमाणीकरण संस्था की बात करें, इनके मध्य आपस में क्या हो गया, समझौता हुआ है। ये किसकी बात की जाती है, राजविका की बात यहां पर की जाती है। क्लियर। चलो अगली चीज यहां से देखो भाई, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, अर्थात किसकी बात करें, ये आ जाती है यहां से काजरी की बात की जाती है, और ये काजरी कहां पर है, जोधपुर में, जिसकी स्थापना 1959 में हुई। एक यहां पर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बीकानेर के अंदर है कहां पर भाई, तो याद रखना बिछवाल के अंदर है। कहां पर, बिछवाल के अंदर। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 27 सितंबर 2000 को हुई। और एक शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आफरी, ये भी जोधपुर के अंदर है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1987 के अंदर। तो तीन चीजें ये भी याद रखना। इसके अलावा ये जो राजविका है, किसकी बात करें, राजविका, इसके चेयरमैन भी याद रखना कि भाई इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो याद रखना सीएम होते हैं। और यदि हम बात करें इसके कार्यकारी चेयरमैन, किसकी बात करें, कार्यकारी चेयरमैन की बात करें तो ये होते हैं अपने मुख्य सचिव। ये कौन होंगे, मुख्य सचिव। सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो राजविका के द्वारा जैविक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, और उनके प्रमाणीकरण के लिए राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण के बीच में आपस में क्या हो गया, MOU। तो ऑप्शन आपका बी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। ओके चलें बढ़े आगे। ओके भाई आगे देखो, स्क्रीनशॉट हो जाए भाई, शाबाश। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट जारी की है। इस सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई, इस सर्वेक्षण की शुरुआत जो है ना, पहली बार यदि हम बात करें कि भाई इस सर्वेक्षण की शुरुआत कब से हुई, तो मेरे भाई याद रखना वर्ष 2017 से। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की बात करें, किसकी बात करें, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की बात करें। और ये तो आपको लोगों 100% होगा कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करें तो नाम आता है धर्मेंद्र प्रधान। किसका नाम आता है भाई, धर्मेंद्र प्रधान। ये जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, इसके द्वारा हाल ही के अंदर एक नेशनल, इसकी बात करें नेशनल अचीवमेंट, हाँ जी, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2000 की बात करें 2021 की एक रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट यहां पर पेश की गई। रिपोर्ट क्या की गई, पेश की गई। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, इस चीज को तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या इसको तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो आता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो आता है भाई, इसकी शुरुआत की चर्चा करें, इसकी शुरुआत की चर्चा करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 के अंदर। और इसके अंदर कक्षा 3 की बात करें, कक्षा 5 की बात करें, कक्षा 8 की बात करें, इन 3 कक्षाओं के अंदर बच्चों का क्या स्कोर रहा, बच्चों के द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो हम बात करें गणित के अंदर, बात करें इंग्लिश के अंदर या दूसरे सब्जेक्ट के अंदर, उनकी क्या रिपोर्ट रही, क्या अचीवमेंट रहा, उन सब चीजों की चर्चा यहाँ पर की जाती है। क्या उन सब चीजों की चर्चा यहाँ पर की जाती है। और इस बार ये जो 2022 था, इसके अंदर तीसरी कक्षा, 5वीं, 8वीं और 10वीं, ये जो 3 कक्षाएं हैं, इन 4 जो कक्षाएं हैं, इन 4 कक्षाओं को यहाँ पे शामिल किया गया। और इस रिपोर्ट की बात करें, इस रिपोर्ट के अंदर डाटा क्या आते हैं, इस डाटा के अंदर क्या आते हैं, इस डाटा के अंदर कहा गया कि जो तीसरी कक्षा की यदि हम बात करें, इस तीसरी कक्षा का भारत का जो अचीवमेंट स्कोर रहा है, ओवरऑल जो भारत का अचीवमेंट स्कोर जो रहा है, ये रहा है 59%।
और इस कक्षा 3 में हम राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान का ओवरऑल अचीवमेंट की बात करें, इसके अंदर जो स्कोर रहा है भाई ये आ जाता 66.1%। उसके बाद में यदि हम बात करें 5वीं कक्षा की, तो इस 5वीं कक्षा के अंदर अपना जो भारत है, इस भारत का ओवरऑल जो परसेंटेज रहा है, अचीवमेंट परसेंटेज रहा है, ये आ जाता है 49%। और इसमें ओवरऑल यदि हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान का ओवरऑल अचीवमेंट की बात करें, ये प्रतिशत कितना रहा, तो ये आ जाता है लगभग 57.6%। उसके बाद में यहां से एक आ जाता है 8वीं कक्षा की बात करें, क्या 8वीं कक्षा की बात करें कि भाई इसमें अचीवमेंट स्कोर क्या रहा, तो भारत का इसके अंदर अचीवमेंट जो स्कोर रहता है ये आ जाता है लगभग 42% की बात करें या 41.9%। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का रहा है लगभग 50% के आसपास, कितना, लगभग 50% के आसपास। और यदि हम बात करें 10वीं कक्षा की, तो 10वीं कक्षा के अंदर भारत का जो स्कोर रहा है ओवरऑल अचीवमेंट की बात करें, क्या ओवरऑल अचीवमेंट यदि हम बात करें 10वीं कक्षा का, तो रहा 37.8%, कितना रहा 37.8%। और राजस्थान की बात करें तो ये रहा है भाई 45.14%। ये बात यहां से आती है। इसका मतलब है कि ये अचीवमेंट सर्वे है क्या, पहली तो याद रखना, अचीवमेंट सर्वे का मतलब है कि अपनी कक्षा के अंदर एक बच्चे के द्वारा कितना अचीव किया गया। अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं होती क्या, जैसे हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो प्रमाण पत्र देते, क्या देते, प्रगति पत्र, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रगति पत्र, प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करें, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया करते थे। वही तो अचीवमेंट रिपोर्ट है कि भाई एक बच्चे ने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कितना मार्क्स स्कोर किया या उसका अचीवमेंट क्या रहा, क्या उसका अचीवमेंट क्या रहा, ये बात यहां से आ जाती है। और ये जो अचीवमेंट सर्वे है इसकी शुरुआत हुई थी 2017 से, और अब कब कौन सी आई है, 2021 की रिपोर्ट आई। तबियत एकदम टकाटक है भाई, क्या तबियत एकदम टकाटक है। 2021 की आई और इसके अंदर रिपोर्ट में कहा कि राजस्थान की जो अचीवमेंट रिपोर्ट है ये ओवरऑल भारत से बहुत हाई रही है। जैसे नंबर कक्षा 3 की बात करें भारत का 59%, राजस्थान का 60% की बात करें। कक्षा 5 की बात करें तो भारत का 49%, राजस्थान का 57%। कक्षा 8 की बात करें तो भारत का 41% और राजस्थान का 50%। और 10वीं कक्षा की बात करें तो भारत का 37% और राजस्थान का 45% रहा है। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं जी, आगे देखो भाई, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य का एकमात्र फिजियोथेरेपी कॉलेज कहां पे संचालित किया जा रहा है। राज्य का एकमात्र कैसा, राजकीय, कैसा भाई, राजकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज की बात करें, यहां यह कहां संचालित किया जा रहा है, तो कहां पर आता है, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंदर। कहां पर, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अपना एक बजट आता है, क्या अपना एक बजट आता है, और ये बजट कब आया था, वर्ष 2009-10 और 9-10 के अंदर इस बजट के अंदर पेश की गई थी, क्या अपने यहां पर फिजियोथेरेपी, क्या फिजियोथेरेपी कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज की बात की गई थी और इसकी पेश किया गया। और उसको बाद में कहां बनाया गया, एसएन जो अपनी मेडिकल कॉलेज है जोधपुर के अंदर, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में इसको बना दिया गया। लेकिन अब ये चर्चा में क्यों है गुरुजी, चर्चा में इसलिए है भाई, पहली राजकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज तो बना दी, लेकिन सरकार के द्वारा इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया। इसका विकास कैसे हो इस पे काम नहीं किया गया, यहाँ पर एडमिशन कैसे हो इस पे काम नहीं किया गया, यहाँ पे कौन प्रिंसिपल होगा भाई, क्या चीजें यहाँ से आ जाती हैं, इन सब चीजों पर किसी की बात करें, क्या किसी के ऊपर भी राज्य सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया, ये बात यहां से आती है। और वर्तमान में यही फिजियोथेरेपी कॉलेज जो है ना, ये बंद होने के कगार पर आ गए, इसलिए प्रश्न बन गया। तो यदि आ जाए कि राज्य की एकमात्र या राज्य की पहली या एकमात्र राजकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज कहां पर है, तो एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। अब इस एसएन मेडिकल कॉलेज की बात करें, जब भी नाम आए ना, तो मेरे भाई एक चीज याद रखना यहां के साथ, क्या कि राज्य की पहली कैथ लैब की बात करें, राज्य की पहली कैथ लैब कहां स्थापित की गई है, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में। कहां पर, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंदर। एक सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर की बात करें, जयपुर के अंदर है। बहुत सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। जैसे हम बात करें, किसकी बात करें भाई,
यदि हम बात करें तो याद रखना, एक तो यहां पर किसकी शुरुआत की गई, एयर एम्बुलेंस की बात करें, इसकी शुरुआत की गई। यदि हम बात करें राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक, राज्य का पहला, हाँ जी, राज्य का पहला जो प्लाज्मा बैंक आता है, ये प्लाज्मा बैंक भी कहां स्थापित किया गया था, इस एसएन मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर। क्या, और यहां पर अब एक याद रखना, सबसे ऊंचा व बड़ा जो ओपीडी टावर यहां पर बन रहा है, क्या, सबसे ऊंचा व सबसे बड़ा ओपीडी टावर भी कहां बन रहा है, इसी के अंदर। एक जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज की बात करें, ये कहां पर है, अजमेर में, और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहां पर है, पाली के अंदर। सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो एसएन मेडिकल कॉलेज के साथ ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया कि राज्य की पहली कैथ लैब कहां पर है, एसएन मेडिकल कॉलेज कहां पर है, ये भी याद रखना। एक चीज और बता दूं, यहां से यदि प्रश्न ऐसा भी आ जाए कि बच्चों की बात करें, बच्चों के लिए सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज की बात करें, सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज का अवार्ड या किसका चयन किसका हुआ, तो ये भी नाम किसका आता है, इसी एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर की बात यहां पर की जाती है। और ये अब यहीं पर एकमात्र फिजियोथेरेपी कॉलेज है जो अब वर्तमान में बंद होने के कगार पर आ गया है। क्लियर, तो हो जाए स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे बढ़े भाई, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कॉम्बैट एविएटर किसे बनाया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट जो क्या, कॉम्बैट एविएटर, भारतीय वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। ये कई चीजें, बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी भाई, क्या बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति यहां से पैदा होगी। तो यहां से याद रखना, कॉम्बैट एविएटर की बात करें, ये किसे बनाया गया, तो कैप्टन अभिलाषा बराक को। किसको, कैप्टन अभिलाषा बराक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्टन अभिलाषा बराक की। अभिलाषा बराक की यदि हम बात करें मेरे भाई, पहली चीज तो ये आती है कि अभिलाषा बराक का संबंध आता कहां से है, इनका संबंध आता है हरियाणा से। और हाल ही में इनको क्या मिला है, कमीशन प्राप्त हुआ है। क्या, इनको कमीशन, कमीशन का मतलब है यहां पर भाई वो कमीशन नहीं कि किसी काम को करने के बदले में, क्या किसी को काम के बदले में 2% कमीशन देना है या 1% कमीशन देना है, ये बिल्कुल भी वो कमीशन नहीं है। यहां पर होता है कि भारतीय सेना के अंदर जब वो अधिकारी के रूप में जाते हैं तो उसे कहा जाता है कमीशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कमीशन। तो इनको कमीशन प्राप्त हुआ, और एक कमीशन किसमें हुआ, हवाई रक्षा कोर में। किसमें कमीशन प्राप्त हुआ, तो याद रखना हवाई रक्षा कोर के अंदर इनको कमीशन प्राप्त हुआ। और अब कैप्टन अभिलाषा बराक की बात करें, ये क्या बन गई भाई, तो याद रखना ये पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। क्या बनी है, महिला लड़ाकू पायलट, महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है। विमान की बात करें, पायलट बनी है। अब लेकिन कैसी बनी है, क्योंकि जैसे ये नाम आएगा, क्या जैसे ये नाम आएगा, यहां से मुझे 100% पता, यदि ऐसा पूछो मैं बताओ, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन, महिला जो लड़ाकू विमान पायलट है, लड़ाकू विमान पायलट की बात करें, ये कौन है, 100% इसका जवाब भी आप लोग दे दोगे। क्या, इसका जवाब भी आप लोग दे दोगे। हाँ भाई, जल्दी से बताओ कि भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है, क्योंकि ये नाम जो आता है ना, जैसे ये नाम आएगा एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी कि गुरुजी ये नाम है या ये नाम है। यहां पर नाम भाई ना, ये नाम तो नहीं है, नम्रता भट्ट तो नहीं है, राजश्री की बात करने है भाई। हाँ जी, किसकी बात करें, अवनी चतुर्वेदी। किसकी बात करें, नाम याद रखना, अवनी चतुर्वेदी। किसकी बात करें, अवनी चतुर्वेदी, ये नाम याद रखना, किसका नाम आता है, अवनी चतुर्वेदी।
हाँ जी, ये नाम आपको ध्यान रखना कि गुरुजी यदि अवनी चतुर्वेदी है तो ये कहानी क्या आई, तो ये भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर थी, अर्थात अवनी चतुर्वेदी। इसमें अंतर क्या है, अवनी चतुर्वेदी की बात करें ये पहले से ही किसमें थी, भारतीय वायुसेना में थी। ये किसमें थी, भारतीय वायुसेना में थी, और ये भारतीय वायुसेना में नहीं है, और अब ये लड़ाकू विमान पायलट बनी है। और यदि हम बात करें इनके द्वारा, अब इनके द्वारा कौन सा पायलट उड़ाया जाएगा, कौन सा वायुयान उड़ाया जाएगा, तो ये ध्रुव हेलीकॉप्टर जो आते हैं अपने, कौन से ध्रुव जो हेलीकॉप्टर हैं, इस ध्रुव हेलीकॉप्टर को ये उड़ाएंगी। तो ये चीजें आपको याद रखना, कमीशन प्राप्त हुआ है, ये भारतीय वायुसेना से नहीं है। हाँ भाई, लोसल में पढ़ा हुआ हूं। तो अवनी चतुर्वेदी ये भारतीय वायुसेना की ऑफिसर थी, और वो पहली महिला विमान लड़ाकू विमान पायलट बनी थी। और यहां से बात करें तो ये भारतीय वायुसेना में थी नहीं, इनको तो हवाई रक्षा कोर में कमीशन प्राप्त हुआ कैप्टन अभिलाषा बराक को। ये आपको ध्यान में रखना है। बात हो गई यहां से क्लियर। चलो, एक तो ये, उसके बाद में यहां से 2-3 चीजें और आती हैं। जैसे एक नाम आता है स्वाति राठौड़। स्वाति राठौड़ की बात करें, इनका संबंध आता है नागौर से। एक हम बात करें तो 2021 जो अपना गणतंत्र दिवस आता है, इस गणतंत्र दिवस के ऊपर फ्लाई पास्ट की बात करें, जो फ्लाई पास्ट है, इस फ्लाई पास्ट का नेतृत्व जिसने किया था, नेतृत्व ये किसके द्वारा किया गया भाई, तो याद रखना ये नेतृत्व किया था स्वाति राठौड़ के द्वारा। एक नाम यहां से आता है पारुल शेखावत का। किसका नाम आता है, पारुल शेखावत की बात करें, और यदि बात करें तो पहली प्रदेश की पहली महिला पायलट है। पारुल शेखावत की बात करें तो याद रखना ये राज्य की पहली महिला पायलट है। राज्य की प्रथम महिला पायलट की बात करें, महिला पायलट की बात करें तो नाम किसका आता है, पायलट की बात करें तो नाम आता है पारुल शेखावत का। तो स्वाति राठौड़, पारुल शेखावत को याद रखना, और कैप्टन अभिलाषा बराक को भी याद रखना। अब एक चीज और है भाई, क्या, एक चीज और आता है, और वो आता है कि राज्य की प्रथम महिला जो क्या बनी है, लड़ाकू विमान पायलट। राज्य की प्रथम महिला जो लड़ाकू विमान पायलट बनी है, तो उनका संबंध आता है, उनका नाम है मोहना सिंह। और मोहना सिंह की बात करें तो भाई इनका संबंध आता है झुंझुनू से। कहां से आता है, झुंझुनू से। तो राजस्थान की पहली महिला पायलट की बात करें, क्या महिला पायलट की बात करें, हाँ जी, भारतीय वायुसेना की पहली महिला। तो ये भारतीय वायुसेना के अंदर ये नहीं उड़ाती थी ना भाई, वो नहीं उड़ाती थी ना, किस रूप में, ये भारतीय वायुसेना में भर्ती हुई थी, लेकिन पायलट के रूप में नहीं हुई ना, वो भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में थी। या अवनी चतुर्वेदी की बात करें, ये पायलट के रूप में आई थी, ये पायलट के रूप में नहीं आई है, इसकी तो बात यहां पर की जा रही है। यदि हम बात करें किसकी, जो कैप्टन अभिलाषा बराक की बात करें, भारतीय वायुसेना की है, लेकिन ये पायलट के रूप में नहीं है। मतलब वायुसेना उसकी बात करें, पायलट के रूप में नहीं है। सेना भारतीय वायुसेना में तो है, लेकिन पायलट के रूप में नहीं है। ये अवनी चतुर्वेदी पायलट थी पहले से, और इनको लड़ाकू पायलट बनाया गया है। तो और राजस्थान की प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी, मोहना सिंह। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो एक साथ कई प्रश्न यहां से आए हैं, और इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। चलें आगे, ओके, आ जाओ अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पेशे के रूप में यौन कर्मियों को मान्यता प्रदान कर दी है, पेशे के रूप में यौन कर्मियों को मान्यता प्रदान कर दी है, और किस एक्ट के तहत, तो ये एक्ट आता है अनुच्छेद 142। किसकी बात करें, एक्ट अनुच्छेद 142 की यहां पर बात की जाती है। अब क्या कहानी आती है, कहानी ये आती है कि अपना जो सर्वोच्च न्यायालय आता है भाई, अपना जो सर्वोच्च न्यायालय की यदि हम बात करें, पहली चीज तो याद रखना, इस सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। और यदि इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करें कि गुरुजी इसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो नाम आ जाता है NV रमाना। क्या नाम आता है भाई, तो याद रखना ये नाम है
एन.वी. और रमाना की बात करें, एन.वी. रमाना इनका नाम है। अब इस सर्वोच्च न्यायालय की द्वारा बात करें तो इनके द्वारा एक आदेश दिया गया है। इनके द्वारा क्या दिया गया? एक आदेश जारी किया गया। और ये आदेश क्या कहा गया कि ये जो आदेश कहा गया कि अपने भारत के अंदर जो सेक्स वर्कर हैं, किसकी बात करें? जो सेक्स वर्कर की बात करें, जो यौन कर्मी हैं, उनको कैसे पैसे का दर्जा दे दिया। उसको क्या दे दिया गया? पैसे का दर्जा। उसे क्या दे दिया गया? पैसे का दर्जा। अर्थात हाँ भाई, वो सेक्स वर्कर है और ये उनका एक काम है या उनका पैसा है या उनके रोजगार का साधन है। ये बात यहाँ पर कही गई है। और यहाँ पर इन सेक्स वर्कर की बात करें, इनके संबंध में एक आता है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग की बात करें, ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसने तो पहले ही से इनकी बात करें तो इन्होंने जो यौन कर्मी है, किनकी बात करें कि अपने यहाँ पर जो यौन कर्मी है मेरे भाई, इनको पहले से ही अनौपचारिक श्रमिक का दर्जा दे रखा है। किसका दे रखा है? अनौपचारिक वर्कर की बात करें, इस वर्कर का दर्जा दे रखा है। तो पर्सन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो सेक्स वर्कर हैं उनको उनके पैसे का दर्जा दे दिया गया कि हाँ भाई, आप ये अपना काम कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, जो सेक्स वर्कर हैं उनको समय समय पर या तो समाज के विभिन्न एनजीओ के द्वारा या पुलिस के द्वारा या कई लोगों के द्वारा उनको परेशान किया जाता है कि आप ऐसा फलाना ढिमका तिमका, ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन अब वो कोर्ट में गए कि भाई ये तो हमारा तो पैसा है, हमारा तो ये काम है, हमारा तो रोजगार का साधन है, हम तो हमारी तो इनकम का सोर्स है। तो कहा कोई बात नहीं है अब कि हाँ, इनको क्या कहा? अनुच्छेद 142 के तहत कहा कि हाँ, आप ये काम कर सकते हो। अर्थात ये कहें कि सीधा सीधा बोले कि धीरे धीरे ये लीगली होता जा रहा है। ये बात यहां से आती है। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं, चलें भाई आगे। ओके, अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य में गुलाबी संगमरमर के खनन हेतु स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी राजस्थान द्वारा एनवायरमेंट क्लियरेंस कहां जारी किया गया? तो कहां पर एनवायरमेंट क्लियरेंस जारी किया गया? तो जवाब आ जाता है बंसी पहाड़पुर, भरतपुर। अब इसकी भी पूरी कहानी चर्चा आती है, इसकी भी पूरी कहानी आती है। और पूरी कहानी क्या आती है कि भाई अपना एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भरतपुर। इस भरतपुर के अंदर एक बंसी पहाड़पुर क्षेत्र आता है। बंसी पहाड़पुर क्षेत्र की बात करें, ये क्षेत्र आता है। और इस बंसी पहाड़पुर क्षेत्र की बात करें, यहां पर इसी क्षेत्र के अंदर भाई, इसी बंसी पहाड़पुर क्षेत्र की बात करें, यहां पर एक आता है बंद बारेठा अभ्यारण्य भी आ जाता है। यहां पर क्या जाता है? बंद बारेठा अभ्यारण्य आता है। अब ये जो बंसी पहाड़पुर क्षेत्र की बात करें, यहां से लाल एवं गुलाबी संगमरमर, यहां से क्या होता है? लाल और गुलाबी जो संगमरमर है, इस संगमरमर की बात करें, इस संगमरमर का उत्पादन किया जाता है। और उत्पादन करने के बाद इसे ले जाया जाता है अयोध्या के अंदर। और अयोध्या का जो राम मंदिर है, इस राम मंदिर में इसका क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। यह बात तो यहां तक हो गई। अब यदि हम बात करें कि भाई अभी तक तो यहां से संगमरमर का उत्पादन हो रहा था और इसे अयोध्या ले जाया जा रहा था और राम मंदिर में इसका प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन यदि हम बात करें, ये जो उत्पादन है यहाँ पर संगमरमर का, जो यहाँ पर जो लाल एवं गुलाबी जो संगमरमर कह दें या पत्थर कह दें, इसका जो उत्पादन था, ये कहें कि कानूनन स्वीकार्य नहीं था या कहें कि इल्लीगल था। क्या ये ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये जो था काम, ये गैर कानूनी कार्य था। क्या? गैर कानूनी कार्य था। और गैर कानूनी कार्य होने के कारण कई समस्याएं यहां पर आने वाली थी। अब जब कई समस्याएं यहां पर आने वाली थी तो हुआ क्या मेरे भाई? उसके बाद में ये जो बंसी पहाड़पुर क्षेत्र की बात करें, अब यहां पर बहुत सारे काम हुए। पहला तो यहां से क्या हुआ, ये जो बंसी पहाड़पुर क्षेत्र है, यहां पर जो अब खनन की इकाई हैं, इन खनन इकाइयों को क्या दे दी गई? मान्यता दे दी गई। उनको क्या दे दी गई? मान्यता दे दी गई। इसकी बात यहां पर की गई है। सुनो वापस से बात को, कई चीजें पढ़नी है, काफी चर्चा का विषय रहा है। चर्चा का विषय ये, पहला तो ये कि अयोध्या राम मंदिर के अंदर जो राजस्थान से लाल पत्थर जो जा रहा है, लाल संगमरमर या गुलाबी जो जा रहा है भाई, अच्छा क्या बात है नवीन सिंह, आपके बारे में बड़े सर बात कर रहे हैं। हाँ, बड़े सर का मैं फेवरेट स्टूडेंट रहा हूँ भाई, है ना। मेरी तरफ से भाई नमस्ते, है ना। पैर चरण स्पर्श बेटा, है ना।
चलो, तो यहां से क्या हुआ कि यहां से चर्चा में तो रहे कि कहां से आ रहे हैं, तो आपका जवाब होगा बंसी पहाड़पुर। एक प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान के अंदर कौन सा अभ्यारण्य है जो लाल पत्थरों के उत्पादन के कारण से उसका आकार छोटा किया, तो बंद बारेठा जो अभ्यारण्य है, अब यहां से पत्थर उत्पादन की वजह से इसका आकार क्या किया गया मेरे भाई, छोटा यहां पर किया गया। दोनों चीजें चर्चा में। और अब तीसरी बात यह रहेगी कि राजस्थान में कहां से लाल पत्थर उत्पादन को राजस्थान की जो एनवायरमेंट इंपैक्ट अथॉरिटी है उसने मान्यता दे दी, अर्थात कहा कि आप यहां से पत्थर का उत्पादन करो, इससे पर्यावरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अर्थात एनवायरमेंट इंपैक्ट की बात करें, क्या एनवायरमेंट जो इंपैक्ट आता है असेसमेंट अथॉरिटी उसने मान्यता दे दी, इसकी बात यहां पर आ जाता। सर मेरा पटवार में फाइनल सिलेक्शन हो गया। बीके खींचड़ कह रहा है कि गुरुजी मेरा पटवार में फाइनल सिलेक्शन हो गया। बेटा बहुत सारी शुभकामनाएं, अब पार्टी तो बनती है। क्या पार्टी नहीं है, स्टूडियो में आना अब आपको बनता है। ओके भाई, ठीक है। तो ये सब चीजें यहां से आ जाते हैं। तो अब एक नाम यहां से देखो, एक नाम यहां से आया भैंसलाना जयपुर। याद रखना, इस भैंसलाना जयपुर की बात करें, यहां से काला जो संगमरमर है, काला संगमरमर का उत्पादन यहां पर किया जाता है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। यदि हम बात करें खादरा गांव पाली की, तो मेरे भाई यहां पे सतरंगी संगमरमर की बात करें, संगमरमर जो आता है इसका उत्पादन किया जाता है। और ऋषभदेव उदयपुर की बात करें तो यहां से हरा जो संगमरमर आता है, हरा संगमरमर का उत्पादन यहां पर किया जाता है। तो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी। भैंसलाना क्यों चर्चा में, खादरा क्यों चर्चा में, ऋषभदेव और बंसी पहाड़पुर क्यों चर्चा में, इसकी पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो हो जाए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। चलें भाई आगे। ओके, हाँ जी, अब देखो आगे चलें और आगे रिवीजन जो कल पढ़ा था उसका फटाफट से क्विक एनालिसिस कर लेते हैं। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस केंद्रीय संस्थान का दौरा किया, तो किसका संस्थान का दौरा किया, आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू। उसके बाद आता है हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है, तो ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन रहा है। नेक्स्ट है आईसीआर ने राज्य के किस विश्वविद्यालय को अगले 5 वर्ष के लिए मान्यता दी है, तो नाम ये आ जाता है भाई राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर। उसके बाद है राजस्थान में पहली बार किस संस्था के द्वारा 14 स्टेट हाईवे पर फास्ट टैग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, तो कौन सी एजेंसी है भाई जो फास्ट टैग की सुविधा उपलब्ध करा रही है स्टेट हाईवे के ऊपर, और उसका नाम आता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान अर्थात रिडकोर, जिसकी स्थापना 2004 और इसने काम करना प्रारंभ किया था वर्ष 2005 के अंदर। उसके बाद है राजस्थान में पहली बार किस स्वास्थ्य संस्थान में डायबिटीज रोगियों के लिए आर्टिफिशियल पेनक्रियाज इक्विपमेंट लगाया जाएगा, अर्थात ऐसे इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं जितनी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप ही उस इंसुलिन को रिलीज कर देगा। और इसकी यदि हम बात करें तो कहां पर भाई, तो याद रखना सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर की बात यहां से की जाती है। उसके बाद है भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग के खिलाफ किस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, तो ये आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया, तो भाई कौन से संस्करण का शुभारंभ किया, इसकी यहां पर बात की जाती है। कौन सा संस्करण आ जाता है भाई, तो याद रखना 8वां संस्करण। कौन सा आता है, 8वां संस्करण यहां पर आ जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। क्या बस आज के इतना ही, जब तक जिस दिन अपना 1-2 दिन में अपना जैसे YouTube चैनल आ जाएगा वापस से हम इस क्लास को वापस से उसी फ्लो के अंदर ले आएंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।